चलिए टेक्निकल फॉल्ट बता दीजिए। हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ दिक्कत होने की वजह से क्लास शुरू होने में थोड़ा 10 मिनट का समय अधिक लग गया है। आज हम लोगों का 30वां सेट है। आज फिर 5 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इकोनॉमी के ही हैं। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है और करंट का भी क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि इकोनॉमी में करंट बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन को एक साथ लाए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है ना। राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटा, सबसे पहले तो ये जानना है कि राजकोषीय घाटा है क्या। राजकोषीय घाटा जो बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है, उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी राजकोषीय घाटा उधार होता है। ठीक है। जो टोटल उधार सरकार बजट में दिखाती है, देखिएगा बजट वाले चार्ट में, जो उधार होता है सरकार का बजट में, वही सरकार का राजकोषीय घाटा भी होता है। ऐसे निकालने के लिए राजकोषीय घाटा शुद्ध व्यय माइनस शुद्ध आय होता है ना। और शुद्ध को जब हम लोग कुल पर ले जाते हैं तब ये उधार होता है, तो उधार के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा वही होता है जो सरकार बजट घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेती है। अब उधार है यानी कर्ज है, तो कर्ज बनाने वाली जो पूंजी होती है, पूंजीगत प्राप्ति, जो कर्ज के रूप में सरकार लेती है, एक ये विकल्प है। दूसरा, कर्ज न बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति, तो ये नहीं होता है। कर्ज न बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति में गैर ऋण, विनिवेश से प्राप्त धन और ऋण की वापसी शामिल होता है। ये राजकोषीय घाटा नहीं होता है। न बनाने वाली और न बनाने वाली ये भी नहीं होगा, क्योंकि कर्ज बनाने वाला ही होता है राजकोषीय घाटा का हिस्सा। और पूंजीगत प्राप्ति में से राजस्व प्राप्ति को घटा दें, ये भी नहीं होगा। राजकोषीय घाटा उधार के बराबर होता है। ये पूंजीगत केवल उधार यानी जो ऋण का स्वरूप होता है, और ऋण के स्वरूप में जो धनराशि प्राप्त होती है उसी को, रजनी गुड मॉर्निंग, उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यानी कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति को ही राजकोषीय घाटा या राजकोषीय घाटा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति होती है। ठीक है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं, है ना। इसमें मुख्य बात होती है उम्र का, और 1000 प्रति 1000 शिशुओं पर जो 1 वर्ष, अभी 1 वर्ष तक के, 1 वर्ष तक के प्रति 1000 शिशुओं पर मरने वाले
शिशुओं की संख्या इसी को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यही शिशु मृत्यु दर होता है। प्रति 1000 शिशुओं पर, जो 1 वर्ष तक के हैं, प्रति 1 वर्ष तक के शिशुओं पर मरने वाले शिशुओं की संख्या को ही शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। यह शिशु मृत्यु दर की परिभाषा है। ठीक है, अब इसी को देख लेते हैं। हर जीवित जन्मों में से अपने 5वें जन्मदिन यानी 5 वर्ष कर दिया मरने वाले शिशुओं की संख्या, यानी ये गलत है। नहीं, 5 नहीं 1 वर्ष होता है। दूसरा, हर 1000 जीवित जन्मों में से पहले जन्मदिन यानी 1 वर्ष मरने वाले शिशुओं की संख्या, यही हो जाएगा। 1000 नहीं होगा, 1000 पर काउंट किया जाता है, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ भी 100 है, जबकि 1000 पे गिनती होती है, तो ये भी गलत हो गया। प्रति 1000 1 वर्ष तक के शिशुओं में से मरने वाले शिशुओं की संख्या ही शिशु मृत्यु दर कहलाती है ना। तो सही विकल्प यही होगा, बी होगा। तीसरा, अप्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से किस कर प्रणाली पर आधारित होती है? अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष, पहले इस चारों कर को जान लेते हैं। प्रतिगामी कर, प्रतिगामी कर होता है आय बढ़ने पर कर की दर घटना, घट जाना, घटता है, ऐसे लिख लो। घट जाना, ठीक है। आय बढ़ती है तो कर की दर घटती है, ये प्रतिगामी कर होता है। प्रगतिशील, आय बढ़ने पर कर की दर का बढ़ना या बढ़ जाना, बढ़ना ही लिखो। ये प्रगतिशील कर होता है, जिसमें आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है। तीसरा, आनुपातिक कर, आय बढ़ने का कर की दर पर कोई प्रभाव नहीं। कर की दर स्थिर है ना, स्थिर ही रहती है। और चौथा, अधोगामी, इसमें एक सीमा तक कर की, एक सीमा तक आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ना और उसके बाद आय बढ़ने का कर की दर पर कोई प्रभाव नहीं। कर की दर स्थिर रहती है। यही चारों का मतलब होता है प्रतिगामी, प्रगतिशील, आनुपातिक और अधोगामी, रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट और डिग्रेसिव। प्रतिगामी कर व्यवस्था, आय बढ़ने पर कर की दर का घटना, ये अप्रत्यक्ष कर में प्रयोग होता है।
ताकि उत्पादक को अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना, इसलिए किया जाता है ये, है ना। जैसे किसी कहीं कहीं पर देखते हो ना, एक ज़्यादा वस्तु खरीदिए तो डिस्काउंट मिल जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि ग्राहक को अधिक से अधिक खरीदारी करने के लिए प्रेरित किया जा सके, है ना। वैसे ही उत्पादन बढ़ने पर आय की दर घटाया जाता है ताकि उत्पादक अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो सकें, ताकि उनकी वस्तु सस्ती रहे और सस्ती रहने की वजह से बाजार में उसकी मांग अधिक रहे। इसलिए प्रतिगामी कर प्रणाली का अप्रत्यक्ष कर में प्रयोग होता है, प्रगतिशील का प्रत्यक्ष में होता है ना, प्रत्यक्ष में, ताकि जिनकी आय अधिक है उनसे अधिक कर लेकर जो गरीब हैं उनकी मदद की जा सके। साथ ही इससे मुद्रास्फीति पर भी नियंत्रण लगता है। इसलिए आय बढ़ने के साथ कर की दर को बढ़ा दिया जाता है। प्रत्यक्ष कर में ही इसका प्रयोग होता है। जैसे आप इनकम टैक्स में देखते हैं, एक लेवल तक कोई कर नहीं, फिर 5%, 7.5%, 10%, 15%, 20%, ऐसे करके होता है ना। तो प्रगतिशील कर में होता है। आनुपातिक कर का प्रयोग दोनों में हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों में, ठीक है। और भारत में जो इनकम टैक्स का निर्धारण होता है वो अधोगामी कर प्रणाली से होता है। इनकम टैक्स अधोगामी कर प्रणाली पर ही चलता है। देखते होंगे एक सीमा तक, है ना, 0 से 15 लाख क्या होता है, आय बढ़ने पर कर बढ़ता है नहीं, और ये सीमा 15 लाख हो गई। अब 15 लाख से ऊपर सबको 20% देना है या 30% देना है, 30 ही, है ना। तो अधोगामी हो जाता है। एक सीमा तक आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है, उस सीमा के बाद आय बढ़ने का कर की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और कर की दर स्थिर ही रहती है नहीं। तो भारत में आयकर का निर्धारण अधोगामी प्रकार से होता है। यह अधोगामी भारत के संदर्भ में आयकर पर लागू है। उत्तर इसका प्रतिगामी होगा, ठीक है। तीसरा, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा के अनुसार बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है। ये आपने करंट का क्वेश्चन है, करंट से पूछा जाता है। बाजार पूंजीकरण के मामले में विश्व में, हालांकि इससे अधिक वाले देशों का नाम लगता है नहीं दिया था, ऐसे अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, तो ये इनका स्थान 5वां है। बाजार पूंजीकरण का मतलब होता है कंपनियों के द्वारा अपने शेयर के माध्यम से बाजार से जुटाई गई धनराशि को ही, पूंजी को ही एम कैप कहा जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। तो कंपनियों द्वारा बाजार से शेयर के जरिए जुटाई गई पूंजी एम कैप कहलाता है। यही होता है एम कैप की परिभाषा, है ना। निकालेंगे कैसे? एम कैप इक्वल टू शेयरों की कुल संख्या किसी भी कंपनी की जो कुल शेयरों की संख्या है
और इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक शेयर के मूल्य से, तो किसी भी कंपनी का एम कैप प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कंपनी का 1,00,000 शेयर हैं, है ना, और उसके एक शेयर का दाम 785 रुपया है, तो जो भी आएगा ये इसका क्या हो जाएगा, एम कैप हो जाएगा। भारत में 5 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिसका बहुत कम पड़ रहा है। अच्छा देखेंगे, है ना। हम अंकित रोशन, अंकित हम आपकी मांग पर विचार करेंगे। अब ऐसे तो 1-2 सेट बन चुका है, तो जो बन गया है उसको तो कल तक के लिए तो उतना ही रहने दीजिए, 5 ही हो पाएगा। कल के बाद ये क्लास 4 दिन ऑफ रहेगा, 10, 11, 12 और 13 कल तक होगा। 10, 11, 12 और 13 छुट्टी है दुर्गा पूजा की, तो 4 दिन तो नहीं चलेगा। उसके बाद जब हम लोग मिलेंगे तो अंकित हम आपके मांग के अनुसार क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और करंट से भी क्वेश्चन रहता है, तो 10 बेटा ज़्यादा हो जाएगा, डिस्कशन करने में भी समय थोड़ा लग जाता है, लेकिन हम बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे। 10 करेंगे कि नहीं करेंगे ये वादा नहीं करेंगे, लेकिन बढ़ा देंगे, ये हमारे तरफ से पूरी तरह आश्वस्त रहिए। क्वेश्चन बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट भी पूछा जाता है तो करंट भी डालना पड़ता है, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी रखना जरूरी है ताकि बातों को समझने में मदद मिले। तो क्वेश्चन बढ़ जाएगा, पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की मांग के अनुरूप 10 कर लिया जाए, ठीक है। तो ये टोटल शेयरों की संख्या में एक शेयर के मूल्य से अगर आप गुना कीजिएगा तो किसी भी कंपनी का एम कैप प्राप्त हो जाएगा। भारत में एम कैप के मामले में जो 5 सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसको थोड़ा देख लीजिए। एम कैप के मामले में भारत की 5 सबसे बड़ी कंपनियां, पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्री, इनका एम कैप जो है वो 17.27 ट्रिलियन रुपया है, डॉलर नहीं है, रुपया में ही आंकड़ा था। दूसरे नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी है, इसका एम कैप 11.80 ट्रिलियन रुपया है। तीसरा HDFC है, इसका 8.89 ट्रिलियन रुपया है। चौथा इंफोसिस है, जिसका 5 ट्रिलियन रुपया है। और 5वां LIC है, 3.79 ट्रिलियन रुपया।
है ना। ये है 5 सबसे बड़ी कंपनियां, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एम कैप सबसे ज़्यादा है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी का है, इसके बाद HDFC बैंक का है, इसके बाद इंफोसिस का है और 5वें नंबर पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन आता है। ठीक है। और अब अंतिम क्वेश्चन, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार को अपने करों से, कर राजस्व के रूप में 54,300 करोड़ रुपए प्राप्त होगा, है ना। इसमें से सबसे अधिक कर राजस्व की प्राप्ति किस कर से होना है ना। पढ़े होंगे आप लोग भी, कौन सा कर बिहार में सबसे अधिक कर राजस्व में हिस्सेदारी निभाएगा, योगदान देगा। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान ही होगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो वाणिज्य कर का है, GST कह सकते हो। सबसे अधिक हिस्सेदारी GST की है। इसमें भू राजस्व कर से 600 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान है। स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से 3700 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। ट्रांसपोर्ट टैक्स से 7500 रुपया है, 7500 करोड़ रुपया। और ये बहुत अधिक है, मुख्य यही कहिए 42,500 करोड़ रुपया वाणिज्य कर से प्राप्त होगा, है ना। तो ये जो क्रम है, इस क्रम में आप ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, यही 4 दे देगा ABCD, है ना। ABCD सबसे अधिक वाणिज्य कर से है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट टैक्स से है, इसके बाद स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से है और उसके बाद भू राजस्व से है। इतने 54,300, ये जोड़कर हो भी जाता है उतना ही, 54,300 करोड़ में इन करों की हिस्सेदारी यही है। और इस हिसाब से बिहार के कर राजस्व में सबसे बड़ी हिस्सेदारी वाणिज्य कर यानी GST की है, कमर्शियल टैक्स की है। ठीक है। तो यही आज 5 क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कल तक तो इतना ही हो पाएगा, या देखते हैं अगर कल वाले में भी संभव हुआ तो 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा वही होता है, चार्ट में देखिएगा, चार्ट अभी हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, जो बजट का चार्ट है जो जुलाई में पेश किया गया था, उसमें देखिएगा जितनी उधार की राशि होती है उतने ही जितना होगा 14, तो क्या है हमको पूरी तरह याद नहीं है, ऊपर में देखिएगा उधार की राशि लिखा रहता है सामने में। जो उधार की राशि होगी फिर नीचे जाकर लिखिए, देखिएगा राजकोषीय घाटा भी वही होता है। दोनों राशि बराबर होती है, यानी कर्ज बनाने वाली जो प्राप्ति होती है वही राजकोषीय घाटा कहलाता है, जो सरकार का उधार होता है। ठीक है। राजकोषीय घाटा उधार के बराबर ही होता है। ठीक है। इसको दूसरे रूप में भी देखा जा सकता है, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे देखो, जो बजट घाटा होता है कुल व्यय और कुल आय का अंतर होता है ना। कुल व्यय और कुल आय का अंतर ऊपर ज्यादा लिखा गया है, वहां दिख लगता है नहीं रहा है। कुल आय और कुल व्यय का अंतर होता है, मिटा के फिर से लिख देते हैं।
यही अंतर होता है। और देखिएगा बजट में भारत में हमेशा चूंकि ऋण की राशि को भी आय के स्रोत में शामिल किया जाता है, इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं। 48 समथिंग इस बार भी दिखाया गया है। 48 लगता है कि 45 है लाख करोड़, और 48 45 लाख करोड़ दोनों ही इस हिसाब से ये 0 हो जाता है। बजट घाटा हमेशा शून्य ही दिखाया जाता है, ऋण लेकर इसे शून्य बनाया जाता है। इसके विपरीत राजकोषीय घाटा जो होता है, ये शुद्ध व्यय और शुद्ध आय का अंतर होता है, निवल का होता है ये, है ना। शुद्ध का होता है, थोड़ा इधर होमवर्क कर लीजिए। सरकार का जो शुद्ध व्यय होता है वो शुद्ध कुल व्यय के बराबर होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। कुल व्यय का बराबर होगा, लेकिन सरकार की जो कुल आय होती है वो शुद्ध आय, जिसमें से किसी को वापस नहीं करना होता है, प्लस उधार होता है। यानी शुद्ध आय कितनी होगी? कुल आय माइनस उधार होता है, यही है। अब इस मान को यहां रखिए तो शुद्ध व्यय कुल व्यय लिखा जाएगा, माइनस शुद्ध आय में क्या लिखेंगे? कुल आय माइनस उधार। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कुल व्यय माइनस कुल आय प्लस उधार हो जाएगा। कुल व्यय कुल आय क्या होता है? बजट घाटा होता है प्लस उधार। बजट घाटा कितना है? 0। तो राजकोषीय घाटा क्या होगा? उधार के बराबर होता है। उधार यानी ऋण, ऋण यानी कर्ज, है ना। तो ये क्या होगा? कर्ज बनाने वाली प्राप्ति, इसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है। दूसरा, शिशु मृत्यु दर। प्रति 1000 1 वर्ष तक के शिशुओं की कुल संख्या में से मरने वाले शिशुओं की संख्या होती है। ठीक है। तो यही होगा, 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन यानी 1 वर्ष मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर है। अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी कर प्रणाली पर आधारित होता है, जिसमें आय बढ़ने पर कर की दर घट जाता है। प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील कर प्रणाली पर आधारित होता है, जिसमें आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ते जाती है। और भारत में इनकम टैक्स का निर्धारण अधोगामी कर प्रणाली पर किया जाता है, जिसमें आय बढ़ने पर एक सीमा तक आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ती है और उस सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है। आय बढ़ने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत में इनकम टैक्स का निर्धारण इसी आधार पर होता है। चौथा, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का स्थान विश्व में 5वां है। बाजार पूंजीकरण कंपनी द्वारा जो शेयर के जरिए बाजार से इकट्ठा की जाती है पूंजी, उसी को बाजार पूंजीकरण कहा जाता है। कुल शेयरों की संख्या में एक शेयर के मूल्य से मल्टीप्लाई करने पर, गुना करने पर किसी भी कंपनी का एम कैप निकाला जा सकता है।
कभी कभी शेयरों में गिरावट आती है तो पेपर में पढ़ते हैं इतना करोड़ का घाटा हो गया। वो घाटा एम कैप के रूप में ही होता है क्योंकि शेयरों के मूल्य में कमी आ गई। भारत में एम कैप के मामले में सबसे अधिक मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है। दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी आता है। तीसरे पर HDFC बैंक है। चौथे पर बैंकों में HDFC पहले नंबर पर आ जाता है। ऐसे ओवरऑल तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पर इंफोसिस आता है और 5वें नंबर पर LIC है, लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यही 5 सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास बाजार से उगाही गई पूंजी सर्वाधिक होती है। और 5वां, बिहार को वर्ष 2024-25 में अपने कर राजस्व से 54,300 करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान किया गया है। इसमें सर्वाधिक कर राजस्व की प्राप्ति 42,500 करोड़ वाणिज्य कर से होगा। दूसरे नंबर पर ट्रांसपोर्ट टैक्स है जिससे 7,500 करोड़ प्राप्त होगा। तीसरे नंबर पर स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क है जिससे 3,700 करोड़ प्राप्त होगा और भू राजस्व से केवल 600 करोड़ रुपया ही प्राप्त होना है। तो आज तक के लिए इतना ही है। देखते हैं कल अगर क्वेश्चन बढ़ गया, क्वेश्चन चूंकि तैयार हो चुका है, अगर बढ़ गया तो अगर होगा संभव तो बढ़ा लेंगे, नहीं तो छुट्टी के बाद जब मिलेंगे तो क्वेश्चन बढ़ा हुआ रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।